गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करा था और एनर्जी कंजर्वेशन को स्टडी करा था उसी में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास कोई रॉड दी हुई है और उस रॉड को हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाना है विद सम वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो उसमें कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर एक कंसीडरेशन लेके चलते हैं कि मान लो कि हम मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड द पेपर। कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। क्रॉस का साइन आपको पहले भी बताया था, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो कि कोई रॉड है, हम एक रॉड कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ L है, से L बी द लेंथ ऑफ दिस रॉड, और इस रॉड को इसका जो फर्स्ट एंड है, मान लो दिस इज A एंड एंड दिस इज B एंड। A एंड को फिक्स रखते हुए हम इस रॉड को सर्कुलर मोशन में मूव करवाते हैं। कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इस रॉड को रोटेट करवा दिया। ठीक है, तो किसी टाइम t पर, जब मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 था, इस रॉड की जो पोजीशन थी B पॉइंट पर थी। कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम इसको रोटेट करवाते हैं, मान लो ये रॉड जो है वो C पॉइंट पर पहुंच गई, से हमने रॉड को रोटेट करवाया विद सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दैट इज डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड कितना आएगा, कि इस रॉड ने यहां से यहां तक कितना एरिया स्वेप्ट करा। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको यह चीज पता होगी कि अगर हम बहुत बड़ा एक स्फीयर कंसीडर करें तो जो उसका एक स्मॉलर पोर्शन होगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एरिया हम यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय रॉड दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू लेंथ दैट इज AC इंटू हाइट दैट इज BC। अब बच्चों यहां पर हमें BC की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू, कि एंगल की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाना है। ठीक है, तो आर्क यानी कि हमने BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेडियस हमारे पास L है, इट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि इट इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कल। तो BC की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू L इंटू में डेल्टा थीटा।
तो BC की इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू L है और BC की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी है L इंटू में डेल्टा थीटा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ L स्क्वायर इंटू में डेल्टा थीटा। अब हमने क्योंकि मोशनल EMF कैलकुलेट करनी है, EMF कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि EMF का जो फार्मूला होता है दैट इज डी फाई अपॉन में dt। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्लक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एरिया मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू हम B कंसीडर करके चलेंगे। तो फाई इज इक्वल टू B इंटू में A। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगी तो इसलिए cos थीटा 1 ले लेंगे। तो E इज इक्वल टू, अब यहां पर d अपॉन dt डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाफ L स्क्वायर इंटू, इसको डेल्टा थीटा ना लेके हम थीटा एंगल लेके चलेंगे, अदरवाइज यहां पर फिर 2 डेल्टा हो जाएंगे। तो इसको थीटा एंगल लेके चलते हैं कि किसी टाइम पर एंगल जो है दैट विल बी थीटा। तो हाफ इंटू L स्क्वायर इंटू में थीटा। ठीक है, इंटू में मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ L स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। लेंथ ऑफ द रॉड डू नॉट चेंज, लेंथ जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, यानी कि ये टाइम वेरिंग फंक्शन यहां पर नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं। हाफ L स्क्वायर और B यहां पर कांस्टेंट है, पर जो एंगल है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसलिए d थीटा अपॉन में dt। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी के। तो हाफ ऑफ L स्क्वायर इंटू में B इंटू में ओमेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the rod if it is rotated with angular velocity omega. Our next topic is self induction of a coil. बेटा आपने पहले भी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब भी किसी कॉइल के साथ फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, कि मान लो हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में लाते हैं और उसमें फ्लक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो, तो उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होती है। ये फैराडे लॉ ने कहा था, ठीक है, कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद हमने लेंज लॉ में ये स्टडी करा था कि जो EMF इंड्यूस होगी वो अपने कॉज का अपोज करेगी। ठीक है, कि अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो कॉइल में करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगी। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं तो कॉइल की टेंडेंसी ये होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दे, तो वो उस हिसाब से करंट को इंड्यूस करवाती है। तो वही फिनोमिना लगभग हम सेल्फ इंडक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं। सेल्फ मींस कॉइल के अपने आप के अंदर, इंडक्शन मींस किसी चीज का प्रोड्यूस करना। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब एक तरह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं
कि कॉइल के अंदर अपने आप ईएमएफ का प्रोड्यूस होना। अब देखो, इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं कि ये किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन इट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कॉइल में से करंट की वैल्यू को अगर चेंज करें, ठीक है, बाय एनी मीन, तो कॉइल की टेंडेंसी ये होगी कि वो करंट की स्ट्रेंथ को चेंज होने से रोके। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, कि करंट को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ क्या बोलता है, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी जो अपने कॉज का अपोज करेगी, ठीक है। तो वही चीज सेल्फ इंडक्शन भी कह रही है। सेल्फ इंडक्शन क्या बोल रही है कि जैसे ही कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो कॉइल उसका अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन इट, अपने आप में ईएमएफ का इंड्यूस करके। किस तरह से? देखो, यहां पर करंट इंड्यूस हो रही है, यहां पर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कॉइल की टेंडेंसी होगी कि ये करंट को इंक्रीज ना होने दे, तो इसलिए ये ईएमएफ इंड्यूस करेगी अपोजिट टू द करंट, ठीक है। इसमें ये अपने आप में ईएमएफ इंड्यूस करेगी ताकि वो इंक्रीज इन द करंट को अपोज कर सके। पर ये जो अपोज होता है दैट इज फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि बाहर जो हमने सोर्स लगा रखा है, ठीक है, उसकी जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा होती है, तो ये जो अपोज होगा शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा, फिर उसके बाद करंट जो है वो फ्लो करना नॉर्मली स्टार्ट कर देगी। उसी तरह से अगर हम कहें कि मान लो कि हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, कि करंट का जो फ्लो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कॉइल की कि ये करंट को डिक्रीज नहीं होने देगी। इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो उसका अपोज करेगी, कि अगर हम करंट को घटा रहे हैं या करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्शन क्या बोलता है कि करंट डिक्रीज ना हो। तो करंट डिक्रीज कब नहीं होगा? जब ईएमएफ वो इंड्यूस करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस करेगी कॉइल, वो करंट का सपोर्ट करेगी, यानी कि करंट की उस वैल्यू को मेंटेन करना चाहेगी। तो यहां पर जो डिक्रीज इन द करंट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, पर अल्टीमेटली ये डिले भी खत्म हो जाएगा और करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब हम पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आई थिंक सबको ये चीज क्लियर होगी कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की। अगर हम करंट को बढ़ाना चाहें कॉइल के अंदर, तो वो उसका अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग द ईएमएफ अपोजिट टू द करंट। अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहें तो वो उसका भी अपोज करेगी बाय सपोर्टिंग द करंट। और सपोर्ट कैसे करेगी कि वो ईएमएफ को करंट की ही डायरेक्शन में इंड्यूस करेगी। और ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की, ठीक है, दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द रेजिस्टेंस, ठीक है।
ये इंडक्टर के केस में हम स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस के केस में सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। एक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। मान लो जो B1 बल्ब है उसको हमने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करा, और जो बल्ब B2 है उसको हमने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करा। और इनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, से दिस इज एनी बैटरी, और एक की के साथ। दिस इज द बल्ब B1 एंड दिस इज द बल्ब B2। अब बेटा यहां ध्यान से देखो, जैसे ही हम की को प्लग इन करते हैं तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी। इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। I1 करंट R1 R की तरफ गई, और I2 करंट जो है वो इंडक्टर की तरफ गई। जो I1 करंट है वो डायरेक्ट यहां से पास हो जाएगी और बल्ब जो है इमीडिएटली ग्लो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने कोई भी सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं करी है। पर इंडक्टर के केस में क्या होगा कि इंडक्टर जैसे ही करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ती जाएगी, I2 की वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाते चलेंगे तो इंडक्टर क्या करेगा, उस इंक्रीज का अपोज करेगा। किस तरह से अपोज करेगा? बाय इंड्यूसिंग द EMF अपोजिट टू द करंट, ठीक है। तो ये करंट को अपने में से क्रॉस नहीं करने देगा बाय इंड्यूसिंग EMF। पर जो बाहर वाला सोर्स है इसकी EMF इस इंड्यूस्ड EMF से ज्यादा है, तो ये अपोज ज्यादा देर नहीं होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा करंट का इंक्रीज होना। तो यहां पर जो बल्ब है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा, ये बल्ब इमीडिएटली ग्लो कर जाएगा, और B2 जो बल्ब है वो थोड़ा स्लोली ग्लो करेगा। उसी तरह से अगर मैं इस की को डिस्कनेक्ट कर दूं, कि इसको अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो व्हाट हैपन कि ये बल्ब जो है B1 बल्ब जो है वो इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। पर सेल्फ इंडक्शन के कारण इंडक्टर के केस में क्या होगा कि ये EMF इंड्यूस करेगा। अगर मान लो करंट की वैल्यू घट रही है तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कॉइल की टेंडेंसी ये होगी कि वो उस करंट को डिक्रीज ना होने दे। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, EMF इंड्यूस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में EMF इंड्यूस करेगा। पर ये जो डिले है इस कारण से जो डिक्रीज इन द करंट होगा वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और ये जो बल्ब है धीरे धीरे बंद होगा। ऊपर वाला बल्ब इमीडिएटली बंद हो जाएगा जैसे ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे, पर ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन जो बल्ब B2 है वो स्लोली ग्लो करना स्टॉप करेगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक चीज नोटिस करी गई कि अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ लिंक होगी, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू करंट के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो अगर
हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो वी गेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड विच इज डिनोटेड बाय एल और इनटू में आई। यहां पर जो एल है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां पर एल जो है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये एक तरह से कांस्टेंट है और ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। तो इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न। सेकंड, इट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड जो है एल की वैल्यू जो है दैट इज या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। इंडक्टर का जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा उसके साथ फ्लक्स लिंक होगी। थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल जिसके ऊपर हमने कॉइल को रैप करा है। कि जैसे देखो इंडक्टर है तो इंडक्टर को हम किसी ना किसी मटेरियल के ऊपर रैप करते हैं इस तरह से। तो ये इस मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड ऑन द नेचर of the material on which coil is wrapped। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो सेल्फ इंडक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर हम सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना चाहें तो देखो किस तरह से करोगे कि मान लो कि करंट जो है सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल। तो हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ठीक है, कि किसी कॉइल के साथ कितनी फ्लक्स लिंक हो रही है व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लो थ्रू द कॉइल। तो ये तो आप यहीं से डेफिनेशन बना सकते हो कि व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, या सेल्फ इंडक्शन को क्या डिफाइन करोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, अब हमने इसके एसआई यूनिट कैलकुलेट करने हैं। तो इसके जो एसआई यूनिट हैं तो सबसे पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं इसको, इसके यूनिट कैलकुलेट करने से पहले कि अगर एल जो है किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है, मान लो किसी इंडक्टर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज एल, तो इस इंडक्टर के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दैट इज गिवन बाय द फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डेंस में क्या है कि E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी टी। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जो है दैट रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फाई की वैल्यू बेटा हमने ये निकाली है, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी एल इंटू में आई। यहां जो फंक्शन एल है, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे माइनस ऑफ
L इंटू में माइनस ऑफ L इंटू में di अपॉन dt। तो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है दैट विल बिकम माइनस ऑफ L इंटू में di अपॉन dt के। ठीक है, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। अब यहां से हमने L के SI यूनिट कैलकुलेट करने हैं। तो L इज इक्वल टू E अपॉन में di अपॉन में dt। EMF के यूनिट्स वोल्ट, करंट के यूनिट एम्पियर, और टाइम को अगर हम ऊपर ले जाएं तो एम्पियर इंटू में टाइम इनवर्स। तो दैट कैन बी रिटन एज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, तो 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। ठीक है, कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, कि कोई सोलेनॉइड है उसकी हमने सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। इसमें हमने ये बताना है बेसिकली कि अगर हम कोई सोलेनॉइड लेते हैं, ठीक है, तो उसकी सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमें एक चीज पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है L इंटू में I के। ये अभी हमने स्टडी करा कि फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू L इंटू I। और B जो है, मान लो B जो है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सोलेनॉइड की जो वैल्यू है, देखो वो कितनी है, म्यू नॉट इंटू में N इंटू में I। ये हमने पहले भी स्टडी करा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। N जो है, स्मॉल n जो है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट दैट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और I जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू में करंट। स्मॉल n को हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में लिख दिया। तो बेटा फाई की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू B इंटू में एरिया। ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ ए सिंगल टर्न, दैट इज एरिया ऑफ सिंगल टर्न। तो दैट इज द फ्लक्स लिंक विद द सिंगल टर्न। मान लो फाई डैश जो है दैट इज फ्लक्स लिंक विद द 1 टर्न ऑफ सोलेनॉइड, कि हमारे पास सोलेनॉइड इस तरह से दे रखी है, तो इसके एक टर्न के साथ
जो फ्लक्स लिंक हो रही है दैट इज डिनोटेड बाय फाई डैश। तो फाई डैश इज इक्वल टू बी इंटू एरिया ऑफ सिंगल टर्न। तो टोटल कितनी फ्लक्स लिंक होगी? टोटल फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड, दैट इज फाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कि सोलेनोइड में कितने टर्न है मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स लिंक विद वन टर्न, दैट इज फाई डैश। तो n इंटू फाई डैश की वैल्यू b इंटू में एरिया ऑफ ए सिंगल टर्न हम कंसीडर कर लेते हैं a। तो फाई की वैल्यू क्या जाएगी? n इंटू में b इंटू में a, और b की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करके रखी है। तो n इंटू म्यू नॉट n अपॉन में l इंटू में i इंटू में a, और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर i a अपॉन में l, दैट इज द फ्लक्स लिंक विद द सोलेनोइड। अब फ्लक्स की ही वैल्यू हमें पता है, फ्लक्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है सेल्फ इंडक्टेंस के साथ हमने इसको लिंक करा है, दैट इज एल आई। आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो एल दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द सोलेनोइड इज म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन में l। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। जैसे आपने रेजिस्टेंसेस के केस में पढ़ा था उसी तरह से जो ये इंडक्टर्स हैं उनको भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। कि मान लो सबसे पहले हम सपोज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमने बहुत सारे इंडक्टर्स ले लिए, मान लो दिस इज द फर्स्ट एंड एंड दिस इज द लास्ट एंड ऑफ इंडक्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है कि एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो फर्स्ट इंडक्टर है उसके लास्ट एंड के साथ दूसरे इंडक्टर का फर्स्ट एंड कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन, और एन तक हम इंडक्टर्स कनेक्ट कर देते हैं। और इन इंडक्टर्स को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि जो फर्स्ट इंडक्टर है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे की सेल्फ इंडक्टेंस L2 एंड सो ऑन। लास्ट जो इंडक्टर है उसकी जो इंडक्टेंस है उसको हम N कंसीडर करके चलेंगे Ln से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एज यूजुअल फार्मूला कि पहले इंडक्टर के अक्रॉस EMF मान लो E1 है, दूसरे इंडक्टर के अक्रॉस EMF E2 है, और लास्ट के अक्रॉस जो EMF हम कंसीडर करते हैं से En है। तो जो टोटल EMF बनेगी दैट विल बी E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन अप टू En, nth वैल्यू तक। और EMF की वैल्यू इंडक्टेंस के केस में हमने कैलकुलेट करी है, क्योंकि यहां पर करंट सेम रहेगी सबके लिए, I रिमेन सेम फॉर ऑल द इंडक्टर। तो L1 मॉडुलस फॉर्म में हम इसको अगर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू में DI अपॉन में DT प्लस L2 DI अपॉन में DT।
so on up to ln di अपॉन में dt। और यहां पर जो टोटल ईएमएफ जो बनेगी दैट विल बी ls, दैट इज द टोटल इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू में di अपॉन dt। तो यहां पर di अपॉन dt से di अपॉन dt कैंसल आउट हो गया। तो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस जो है इस सर्किट की दैट विल बी L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन अप टू Ln आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस से ज्यादा आएगी। जैसा आपने रेजिस्टेंसेस के केस में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट की वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, वही केस ये भी है। जल्दी से दूसरा केस देख लेते हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया कि हम सारे के सारे इंडक्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। से दिस इज द फर्स्ट एंड के साथ फर्स्ट एंड, लास्ट एंड के साथ लास्ट एंड कनेक्ट करेंगे। इस तरह से मान लो nth इंडक्टर तक हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, L1, L2, L3 एंड Ln सो ऑन। तो यहां पर हर एक इंडक्टर में अलग अलग करंट जाएगी। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन अप टू In के। अब क्योंकि हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, di अपॉन dt से, कि जो E की वैल्यू होती है दैट विल बी L इंटू में di अपॉन dt। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो टोटल करंट है दैट इज di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन में dt प्लस di2 अपॉन में dt प्लस सो ऑन din अपॉन में dt। अब देखो एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है कि E इज इक्वल टू L इंटू में di अपॉन dt के होता है। तो di अपॉन में dt जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन में L के। तो यही वैल्यू बच्चों हमने यहां पे पुट करनी है। तो जो टोटल वैल्यू आ रही है दैट विल बी, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम रहेगी सबके अक्रॉस। तो E अपॉन में जो टोटल वैल्यू है L पैरेलल प्लस E अपॉन में L1 प्लस E दैट विल बी इक्वल टू साइन ओवर हेयर E अपॉन में L2 प्लस सो ऑन अप टू E अपॉन में Ln के। E से E कैंसल आउट बोथ साइड। तो 1 अपॉन में L पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन Ln। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो वैल्यू है इंडिविजुअल वैल्यू से कम है, कि जो टोटल वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ L1, L2 और L3 से कम रहेगी। थैंक यू।